मेरे साथ 3 दोस्त आए थे टोटल। हम 3 लोग थे। 3 में से सिर्फ मुझे ही जॉब मिल पाई, वो भी लगभग मेरे साथ ही आए थे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। और उसमें सिर्फ मुझे ही जॉब मिल पाई, बाकी 2 लोगों को जॉब नहीं मिल पाई। वो इंडिया में अच्छे खासे सेटल थे। एक एसएपी पे काम कर रहा था और एक लड़की थी, वो भी अच्छी जगह पे सेटल थी, जॉब थी उसके पास आईटी सेक्टर में। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, एक लाइफ को सेटल करने के लिए जर्मनी में मूव होने का सोचा, यूरोप में मूव होने का सोचा। कई और जगह का भी ट्राई किया, पर अभी जर्मनी थोड़ा सा इजी है। हम सब जानते हैं कि यूएस, यूके, कनाडा में भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इन सब को देखते हुए उन्होंने जर्मनी डिसाइड किया। लेकिन यहाँ आने के बाद सिचुएशन वैसी नहीं दिखी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश उर्मलिया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जॉब मिलने में इतने चैलेंजेस क्यों हैं और जॉब इतनी आसानी से मिलती क्यों नहीं है। ज़्यादातर लोग जो आते हैं एक अच्छे करियर के एक्सपेक्टेशन में, कहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो जर्मनी में जॉब मार्केट कैसा है ये तो थोड़ा सभी को पता है कि इकॉनमी डाउन है यहाँ पे। लेकिन आईटी सेक्टर में फिर भी अभी उतना दिक्कत नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसके बाद भी हमारी जर्मन लैंग्वेज कैसी है, उसका कितना इफ़ेक्ट रहता है, मुझे कितनी जर्मन लैंग्वेज आती है, मैंने सीवी में क्या चेंजेस किए, किन चीज़ों पे फोकस किया जो मेरे लिए वर्क किया। हाँ, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लो। आपको अगर जर्मनी से जुड़े हुए कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दूँगा, आप उस पर मेरे को रीच आउट कर सकते हो, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अगर आपके किसी के काम आ सकता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। किसी के भी काम आ सकता है, चाहे वो जर्मनी में हो, जो जर्मनी में आना चाह रहा हो, बाहर हो, स्टूडेंट हो, जॉब प्रोफाइल में हो, एक्सपीरियंस हो, किसी को भी हेल्प कर सकता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे सबसे पहली चीज़ जो बताई गई थी, जिसके लिए मैंने काफ़ी तैयारी भी की थी, उसका था कि जर्मन आना बहुत ज़रूरी है। और स्पेसिफिकली सम ऑफ द एडवाइसेस विच आई टुक फ्रॉम यूट्यूब और बाकी जगहों से भी मैंने समझने की कोशिश की। और जो आई ट्राई टू चेक माई प्रोफाइल इन लिंक्डइन ऑल्सो, जो मेरा प्रोफाइल है, जैसा जॉब में सर्च कर रहा हूँ, जिस डोमेन में काम करता हूँ, आई ट्राई टू सर्च दैट जॉब्स इन लिंक्डइन ऑल्सो। और वहाँ पे भी मैंने देखा कि जर्मन की जॉब्स ज़्यादा थी कंपेयर टू इंग्लिश। और मैंने डुओलिंगो जर्मन सीखने का ट्राई किया, काफ़ी हद तक सीखा भी, थोड़ा A2 लेवल तक मैं पहुँच भी गया था। पर फ्रैंकली A2 लेवल वो है, A1 A2 पे हो अगर आप, तो कि आप फ्लुएंटली बात नहीं कर सकते हो। और जर्मन में अगर आप बोलते हो कि आपको जर्मन आती है, आप किसी भी इंटरव्यू जॉब के लिए, तो मिनिमम B1 मांगते हैं। B1 इसलिए मांगते हैं क्योंकि B1 इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ कम्युनिकेशन। आप एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सको, अपनी बात रख सको, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको B1 लेवल के जर्मन आनी चाहिए। उससे कम जर्मन में आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, आप बात नहीं कर पाओगे। और होगा ये कि जब आप अप्लाई करोगे जर्मन जॉब के लिए, और वो मोस्टली लिख के रखते हैं कि B1 पे है, पर फिर भी अगर वो जर्मन पे है तो आप समझ लो कि उनकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन B1 है, मैक्सिमम उनकी B2 और C1 भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, जिसमें कि फ्लुएंसी और प्रोफेशनल लेवल कम्युनिकेशन आना चाहिए। तो मुझे उतनी जर्मन तो आती नहीं थी। और जब मैं यहाँ पर आया और मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया, इनिशियली मैंने देखा कि एक आध कॉल आए मुझे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि हम लोग जर्मन में इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और फ्रैंकली मैं जर्मन में कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं उसको बात कर सकूं। मैं एक आध दो सेंटेंसेस बोल सकता हूँ, एक आध दो फ्रेजेस बोल सकता हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, यहाँ तक तो ठीक। लेकिन जर्मन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल पे है और मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता कंटिन्यूसली। तो शुरू में ही मैंने ये समझ लिया कि जर्मन तो मेरे बस की है नहीं, क्योंकि A1 A2 इतनी है कि मैं बोल तो सकता हूँ, CV में लिखने के लिए अच्छा है कि मेरे को A1 लेवल पे आती है, A2 लेवल पे आती है, लेकिन फ्रैंकली मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि मार्केट लेवल पे उनको इंटरव्यू कंडक्ट करना है जर्मन में, और वो मैं कंडक्ट कर नहीं सकता। और अगर मैं जर्मन में इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकता तो वो मुझे प्रोसीड नहीं करेंगे, मेरे प्रोफाइल के साथ प्रोसीड नहीं करेंगे। तो पहला चेक तो वहीं पे हो जाता है, आपकी ज़्यादातर जॉब्स जो हैं रूल आउट हो जाती है वहीं पे। तो जब मैं शुरू के 15-20 दिन, महीने भर में समझ गया कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस चीज़ को समझने में। जब मैं जर्मनी आया मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस चीज़ को समझने में कि बिना जर्मन के मुझे मिनिमम B1 या C1 लेवल पहुँचने हुए, B1 B2 C1 लेवल पहुँचे हुए, मुझे जर्मन में जॉब नहीं मिली। और उतनी सीखने के लिए मुझे कम से कम 4-6 महीने 8 महीने का वक्त चाहिए, जो मेरे पास इतना टाइम था नहीं। मुझे तुरंत जॉब चाहिए था, इमीडिएटली जॉब चाहिए था। तो मैंने समझ लिया कि ये मेरे पॉसिबिलिटी के
So I completely ruled out German jobs and is only focused on English jobs. Fortunately IT सेक्टर में इंग्लिश जॉब्स काफ़ी हैं, क्योंकि सभी को पता है कि ज़्यादातर IT सेक्टर इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस में होता है। IT सेक्टर बाउंड्री में काम नहीं करता। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो ठीक है, वो जर्मनी है तो जर्मन के अंदर ही काम करेगा, या और भी सेक्टर है जहाँ पे फिजिकल वर्क की ज़रूरत होती है। लेकिन IT सेक्टर में फिजिकली प्रेजेंट होना भी ज़रूरी नहीं है और फिजिकल वर्क की भी ज़रूरत नहीं है, तो कम्युनिकेशन आराम से आप इंग्लिश में कर सकते हो। तो मैंने कम्प्लीटली रूल आउट कर दिया और आई इवन स्टॉप्ड अप्लाइंग जर्मन जॉब्स। अब मैं आपको अगर बताऊं कि मैंने कितनी जॉब्स अप्लाई किया है, तो मुझे ऑफ़र मिलने में, फ़र्स्ट ऑफ़र मिलने में 2 से 3 महीने का टाइम लगा। और दरअसल मैं पिछले साल इसी टाइम पे आया था, तो बीच में क्रिसमस वेकेशन था। क्रिसमस वेकेशन में हायरिंग फ्रीज़ हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपके तकरीबन 1 महीने तो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्रिसमस के पहले भी कोई हायर नहीं करता। अगर इंटरव्यूज़ हो भी गए, एक आधा इंटरव्यू कंडक्ट हुए भी, तब भी वो फाइनलाइज़ नहीं करेंगे, ऑफ़र रूल आउट नहीं करेंगे आपको। और जनवरी तक का टाइम लगभग मेरा ब्लॉक हो गया क्रिसमस की वजह से। जब जनवरी के बाद फ्रीज़ ओपन हुआ, तो जिनके 1-2 राउंड इंटरव्यू हो चुके थे, उनके इंटरव्यू आगे कंडक्ट होने शुरू हुए। तो हालांकि ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है, पर मेरे सिचुएशन के हिसाब से मुझे इसी टाइम पे आना पड़ा। अदरवाइज़ अगर कोई आना चाह रहा है यहाँ पे, तो समर वेकेशन और क्रिसमस टाइम ये अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यूज़ वगैरह उस समय लगभग बंद हो जाते, काम लगभग बंद हो जाता है। तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने सीखी सबसे पहले आके, कि अगर आपको जर्मन B2 या C1 लेवल की आती है, तब तो आप जर्मन के दम पे जॉब ले सकते हो। अगर आपको इससे कम आती है, तो फिर आप A2 और B1 लेवल पे हो, A2 लेवल पे हो, तो आपकी जर्मन IT सेक्टर में जॉब या किसी भी वाइट कॉलर जॉब के लिए सफिशिएंट नहीं है। वाइट कॉलर जॉब के लिए आपकी ये लेवल ऑफ स्पीकिंग सफिशिएंट नहीं है, तो फिर आप अपना फोकस कहीं और टर्न करो। मैं तकरीबन 20 से 30 जॉब रोज़ अप्लाई करता था। मैंने CV को मॉड्यूलेट किया। अब जिस फील्ड में मैं काम करता था, मैं IT इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग में हूँ, उसमें इतने ज़्यादा जॉब्स थे नहीं। तो ये भी मैंने देखा कि अगर मैं कम जॉब अप्लाई करूँगा, मेरे को कम रिस्पॉन्सेस आएंगे। ज़्यादातर टाइम तो मेल भी रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन को, क्योंकि यहाँ पे AI बेस्ड सर्च यूज़ करते हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि 100 एप्लीकेशंस आएँ तो 100 CV कोई देखेगा, इतना टाइम है नहीं लोगों के पास। तो ज़्यादातर रिजेक्शन तो वहीं पे हो जाता है। तो सबसे पहले आपका CV जो है ना, इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि AI सर्च पे काम करे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो कीवर्ड्स डिमांड किए जा रहे हैं, जो कीवर्ड्स मेंशन है जॉब प्रोफाइल में, वो कीवर्ड्स आपके CV में होने चाहिए। CV आपका फोकस्ड होना चाहिए। CV आपका अननेसेसरी डिटेल से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच बताऊं, यहाँ पे 6-7 पेज का CV पढ़ने का टाइम भी नहीं है। अगर AI सेलेक्ट भी कर ले तो भी किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो मेरा CV जो था तकरीबन 6 पेज का था, और लंबा एक्सपीरियंस होने की वजह से सीधी सी बात है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जुड़ जाते हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स जुड़ जाते हैं, और उन सबकी डिटेल जुड़ती है, तो CV लंबा होता चला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये किया कि उसको शॉर्टन किया, और मैंने 2 तरीके से शॉर्टन किया। शॉर्टन करने की जो 2 ट्रिक थी, कि पहले तो टोटल CV की लेंथ कम करो, और दूसरा पहले पेज में ही CV में इतनी डिटेल्स डाल दो कि आपका इंप्रेशन जो है जा सके। आपका जो भी इंप्रेशन है, जो भी आपने किया है, आपकी सारी पिक्चर जो है ना फर्स्ट पेज पे ही आ जाए। तो हम लोग CV पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, CV पे एक डिटेल्ड बात करेंगे कि जर्मनी में या यूरोप में आपको किस तरह का CV होना चाहिए, जो आपके सही काम कर सकता है, आपको एफिशिएंसी के साथ जॉब सर्च में हेल्प कर सकता है। तो मैं 20 से 30 जॉब अप्लाई करता था। उसमें से हर 2-4 दिन में मुझे मतलब 1-2 रिप्लाई आ ही जाते थे। 20-30 में से 1-2 रिप्लाई आ जाते थे, और सिलेक्शन हो जाता था, एटलीस्ट फर्स्ट लेवल सिलेक्शन हो जाता था। मैंने ये ध्यान दिया कि मैं अपना स्कोप मैंने बढ़ाया, कि मैं IT इंफ्रा मॉनिटरिंग में था, लेकिन इसके बाद भी मेरा रिलेशन थोड़ा डेवऑप्स के साइड भी था। मुझे थोड़ा बहुत डेवऑप्स का नॉलेज था, तो मैंने डेवऑप्स से भी जुड़ी हुई जॉब्स को अप्लाई करना शुरू किया। डेवऑप्स की जॉब में मैंने उसमें पढ़ाई करनी शुरू की। मैंने पाइथन वगैरह सीखा, और डेवऑप्स के टूल सीखे, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सीखा। तो जितना मैं अपने आप को एक्सपैंड कर सकता था, उतना मैंने एक्सपैंड किया। और इस बेस पे ये हुआ कि मुझे काफ़ी सारे जॉब इंटरव्यूज़ आने लगे। मेरा कोई भी वीक ऐसा नहीं होता था, हर वीक पे लगभग हर दूसरे दिन या हर किसी दिन तो 2-2 इंटरव्यूज़ होते थे, 2-2 3-3 इंटरव्यूज़ होते थे। लेकिन फिर भी एक वीक में मेरा कम से कम 3 से 4 इंटरव्यू होता था। और ये मेरे दोस्तों के साथ एक प्रॉब्लम रही कि उनको इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आए, उनका CV ही नहीं सेलेक्ट हुआ। और इसके लिए मैंने उनको बोला कि यार आप भी अपना जो होराइज़न है ना, अपना उसको एक्सपैंड करो। आप लिमिट मत करो अपने सिर्फ कि मैं SAP पे ही काम करूँगा या मैं पाइथन पे ही काम करूँगा। आप इसको ब्रॉडन करो।
और वहाँ पे मेरे ख्याल से वो दिक्कत कर रहे थे उनको, क्योंकि ब्रॉडन करने की बात नहीं है, CV में लिख देने बस से नहीं हो जाता, उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो मैंने काफ़ी सारा उस समय एफर्ट भी डाला, मैंने कई सारी चीज़ों को सीखा कि मैं इंटरव्यू पे जाके सक्सीड कर सकूं। और फ्रैंकली मैंने ऐसी जगहों पे भी इंटरव्यू सक्सीड किया है जो मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने वो सब काम कभी किए नहीं थे, लेकिन मेरा इंटरव्यू उनमें बहुत क्लियर गया। और जो मुझे फर्स्ट जॉब मिली वो मुझे डेवऑप्स में ही मिली। आप समझ सकते हो कि मैंने IT इंफ्रा मॉनिटरिंग में होते हुए एक ऐसी नई चीज़ को सीखा, और जो मुझे फर्स्ट जॉब मिली वो मुझे डेवऑप्स में मिली। मैंने डेवऑप्स का इंटरव्यू क्लियर किया। तो काफ़ी सारे YouTube चैनल हैं जो कि डेवऑप्स के बारे में काफ़ी कुछ सिखाते हैं, डिटेल्स में सिखाते हैं। आप फ्री सब्सक्रिप्शन लेके, फ्री अकाउंट बना के काफ़ी सारा सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, हैंड्स ऑन कर सकते हो। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है यहाँ पे ना जॉब सिलेक्शन की, जो ज़्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे राउंड्स होते हैं। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ज़्यादातर पहला HR ऐसी कॉल करेगा आपको, आपकी अवेलेबिलिटी चेक करेगा। HR राउंड में कुछ खास नहीं होता। यहाँ पे ना HR राउंड भी बहुत टफ होता है। HR राउंड में तो वो आधी चेकिंग कर डालता है, यहाँ का HR खुद आधा टेक्निकल होता है भाई। तो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो पहले तो HR राउंड में ही ज़्यादातर लोग रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा, HR राउंड में ही आपको बताया जाएगा कि अगर आपको HR राउंड में सेलेक्ट किया गया तो आगे और कितने राउंड होंगे। तो आगे आप राउंड सुनोगे तो आपको चक्कर आने लगेगा, इतने ज़्यादा राउंड होते हैं। आगे HR राउंड के बाद होगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू, तो टेक्निकल डिस्कशन होगा, डिस्कशन या इंटरव्यू। फिर उसके बाद होगा आपका हैंड्स ऑन, मतलब आपने HR राउंड क्लियर किया। जो HR राउंड यहाँ पे जनरली क्लियर करना होता है। इंडिया जैसा नहीं कि HR ने फ़ोन पे बात कर लिया, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करें, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जेन्युइन HR राउंड होता है। वो आपको काफ़ी हद तक आपकी कैपेबिलिटी को एसेस कर लेते हैं। HR राउंड में क्लियर हुए तो आप जाओगे टेक्निकल डिस्कशन में। टेक्निकल डिस्कशन में क्लियर हुए तो फिर आप जाओगे हैंड्स ऑन में, जहाँ पे आपको 1 घंटे बिठा के पूरा एक्शन दिया जाएगा कि ये टास्क करने हैं, ठीक है। और वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब इन 3 राउंड्स में ज़्यादातर लोग निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अगर यहाँ तक आप पहुँच भी गए तो फिर वो आपको अपने ऑफिस बुलाएंगे और वहाँ पे आपको 1 दिन अपने साथ रखेंगे। उसको कई बार कल्चर फिट करके बोलते हैं, या कई बार बोलते हैं कि आप टीम्स के साथ काम कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, ग्रुप में काम कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। इसके बाद जाके ये 4-5 राउंड होने के बाद फिर आपसे HR आपसे वापस कम्युनिकेट करेगा, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन, सैलरी, कंपनी क्या मांगती है, ये वो दुनिया भर का, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो कई बार 4 से 5 राउंड और 6 राउंड भी हो जाते हैं किसी किसी कंपनी में। और ये कारण है कि 6 राउंड होने की वजह से ज़्यादातर लोग किसी न किसी राउंड में बाहर हो ही जाते हैं। किसी न किसी राउंड में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है। दूसरा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके कंपटीशन में हमेशा दूसरे बंदे भी खड़े हैं, डिपेंडिंग ऑन योर जॉब प्रोफाइल। और वो जो दूसरे बंदे होंगे वो हो सकता है कि उनको जर्मन भी आती हो, और अगर उन्हें कोई जर्मन बंदा मिल गया जो आपके लेवल का ही कंपटीशन में है, आपके लेवल का ही नॉलेज है उसके पास, तो वो जर्मन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। कुछ कंपनीज है जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल हैं, तो वो जर्मन को प्रेफर नहीं करेंगी, बल्कि वो ऐसे जर्मन को भी प्रेफर करेंगी, पर अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है तो। और यहाँ पे कई सारे लोग जर्मन हैं जो इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं, तो फिर वो उनके लिए निगेटिव हो जाता है। इसी तरह से ज़्यादातर केस में आपका जर्मन ना आना आपके लिए निगेटिव हो जाएगा। तो ज़्यादातर जगह सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपको जर्मन नहीं आती। 5-5, 6-6 राउंड हैं, किसी न किसी राउंड में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाओगे। मैं ऐसे इंटरव्यू मैंने दिए हैं जो 100% मैंने काम करके दिया है, हैंड्स ऑन करके दिया है, सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए, इसके बाद भी उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि अगर सब कुछ आता था, सारे आंसर दिए, तो फिर क्यों रिजेक्ट किया। देखिए, आपको हमेशा सेल्फ असेसमेंट मोड पे रहना है कि मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है तो क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, उनको आपको करेक्ट करना है। तो मुझे जो लगा कि मैं रिजेक्ट इसलिए हो रहा हूँ कि चूँकि मैं डेवऑप्स के फील्ड से नहीं था और मैं इंटरव्यू डेवऑप्स के दे रहा था, तो मैं काम तो सारे कर पा रहा था, लेकिन जो एफिशिएंसी चाहिए वो एफिशिएंसी में नहीं दे पा रहा था। मतलब शायद उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हमने भले 1 आवर या 1.5 आवर का डिस्कशन रखा है, टेक्निकल हैंड्स ऑन रखा है, लेकिन आप उसको 50 मिनट में कंप्लीट कीजिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए। एक और चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे जब बंदे ढूंढते हैं ना, तो उनको मल्टीटास्किंग आदमी चाहिए, उनको ऐसा आदमी चाहिए जो सारे काम कर ले। मतलब वो कोडिंग भी कर ले, वो पाइथन भी जानता हो, वो डेवऑप्स भी जानता हो, वो गिटलैब भी जानता हो, वो क्लाउड भी जानता हो, तो हर तरीके की चीज़ मालूम हो उसको, वैसे बंदे को ये लोग ढूंढते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो उनको जो बंदा मिलता है जो मल्टी टैलेंटेड है, जो ज़्यादा जानता है, उसको वो हायर करते हैं, और जो 1-2 बंदों में रिस्ट्रिक्टेड है, 1-2 टेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ दिक्कत करते हैं। तो यहाँ पे कई लेवल की कंपनीज़ हैं, कोई छोटी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, कई कंपनीज़ में
5 बंदे काम कर रहे हैं, 50 बंदे काम कर रहे हैं, तो हर एक लेवल की कंपनीज़ हैं। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है उनको तो ये चल जाता है कि आपको सिर्फ एक टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है तो आपको हायर कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ छोटी कंपनी में जा रहे हो, 40-50 लोगों की कंपनी है, तो वहाँ पे वो लोग मल्टीपर्पज़ पर्सन को प्रेफर करते हैं। ऐसे आदमी को प्रेफर करते हैं जो क्लाउड भी देख ले, जो गिटलैब भी देख ले, जो कोडिंग में भी अच्छा हो, जो पाइथन भी जानता हो, जो हैश भी जानता हो, सी भी जानता हो, जो गो भी जानता हो। तो मल्टी लेवल की एक्सपर्टाइज चाहिए उनको, एक ही बंदा सारे काम कर ले, उनको इस तरह का बंदा चाहिए। क्या क्या चैलेंजेस हमने देखे यहाँ पे? पहली बात तो आपको CV जो है AI पे रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा, HR लेवल जो है वही रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा, HR लेवल जो है हलवा नहीं है जैसा अपने यहाँ होता है। तीसरा, आपको जो अपना स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉडन करना पड़ेगा। चौथा, यहाँ पे बहुत सारे राउंड्स होते हैं, आपको हर एक राउंड में सक्सीड करना पड़ेगा। किसी भी जगह पे मिस्टेक हुई, कहीं पे भी गलती हुई तो आप बाहर हो जाओगे। ये लोग चाहते हैं कि एक ही बंदा हर तरह का काम करे, तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। एक ही बंदा सारे काम कैसे कर लेगा? इसके बाद भी बहुत सारे राउंड होने के बाद फिर जाके वो हायरिंग करते हैं। फिर आपको जो जर्मन है या इंग्लिश है वहाँ पे भी आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद वीज़ा पे भी फेस करना पड़ता है। मान लो कोई सिटीजन है, उनको कोई स्पॉन्सरशिप ही नहीं देनी, किसी के पास सिटीजनशिप है, किसी के पास ऑलरेडी PR है, किसी के पास ऑलरेडी ब्लू कार्ड है, तो उस आदमी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय उस आदमी के जिसको उन्हें वीज़ा का सपोर्ट करना है, वीज़ा का स्पॉन्सरशिप देनी है, कॉस्ट है। और ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में वो लोग तो हायरिंग बाहर से भी कर लेते हैं, यहाँ तक कि इंडिया से भी कई बार हायरिंग हो जाती है। तो उसको भी हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब रही मेरी बात, तो मैंने डेवॉप्स के जॉब पे एक मुझे ऑफ़र आया। इसके बाद फॉर्चुनेटली मुझे उसके 15-20 दिन, 1 महीने बाद के अंदर ही मुझे एक दूसरा ऑफ़र आ गया जो कि मेरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग में था। तो फिर मैंने अपने प्रोफाइल पे शिफ्ट कर लिया। और अच्छी बात ये रही कि अभी सही चल रहा है और मल्टीनेशनल कंपनी है तो कोई इतना प्रेशर भी नहीं रहता, और बहुत इतना मुझे वाइड जो स्कोप होता है ना करने का। लेकिन वहाँ पे भी इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंटरव्यू टफ था, और मैं आपको कभी उनकी भी डिटेल शेयर करूँगा कि कैसे मैंने उस इंटरव्यू को क्रैक किया और कैसे मुझे जॉब मिल पाई। तो मैंने 2-3 महीने के अंदर ही, मैंने बताया ना बीच में क्रिसमस ब्रेक था जिसकी वजह से तकरीबन मेरे 1-1.5 महीने वेस्ट हुए, लेकिन मुझे 2-3 महीने के अंदर ही, 2 महीने अगर मैं कहूँ तो 1.5 से 2 महीने के अंदर ही मुझे 2 जॉब ऑफ़र मिले, जो मेरे लिए काफ़ी फॉर्चुनेट था। और अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्तों को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उन्हें इंडिया जाना पड़ा। उनका काफ़ी पैसा वेस्ट हो गया, तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए का उनको नुकसान हुआ। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि क्या इंडिया से इन सब रिस्क को लेके आना सही है, और यहाँ पे जितना जॉब इतनी आसानी से मिल रही है, नहीं मिल रही है, कितने चैलेंजेस हैं, तो इंडिया में रहना बेटर है कि यहाँ आना बेटर है। ओके, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में आप अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिए, अपने व्यूज़ बताइए, और एक लाइक बटन दबा देना यार, कुछ भी नहीं जाएगा आपको और मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।